हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारतीय इतिहास की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ा है। और प्राचीन भारत के इतिहास जो लास्ट वीडियो रहा वो हमने पढ़ा, उसमें 750 से 1200 के मध्य भारत का परिदृश्य क्या रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें बताया था कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रांतों में भारत बढ़ चुका था। बहुत छोटे छोटे राजा बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों पर राज्य कर रहे थे और वो आपस में लड़ भी रहे थे। तो एक दूसरे से लड़ते रहे। और फिर हमने ये भी बताया था कि इस काल को अंधकार युग भी कहा जाता है। अंधकार युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ है पूरा देश और लोग आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है, दूसरी तरफ एक चीज़ हमने ये बताई कि इस समय मंदिर निर्माण कला शैली है, साहित्य है, इन सब का विकास बहुत जोर शोर से हुआ। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास हुआ। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड है वो भारतीय इतिहास का सबसे प्रभावशाली काल भी माना जाता है। ठीक है, तो ये सब हमने बताया था। बहरहाल आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है, शुरुआत तो मानी जाती है 1707 से। ठीक है, लेकिन इसमें हम शुरुआत करते यूरोपीय कंपनियों के आगमन से स्टार्टिंग होती है। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन की क्या मतलब, आगमन का क्या मतलब है कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत आना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, तो अब भारत आना स्टार्ट करती है तो अकबर के समय से ही इनका चल रहा काम, आना जाना। 1498 में वास्को डी गामा भी आए थे, वो तो मुग़ल थे ही नहीं तब। ठीक है, 1498 में तब मुग़ल भारत में नहीं थे जब वास्को डिगामा पहली बार आया था। बहरहाल तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है इंग्लैंड में 1599-1600 में। कब होती है? 1599-1600 में। और भारत में कौन है? अकबर इस समय शासन कर रहा है। तो वहाँ से एक व्यक्ति भेजा जाता है दूत बना के कि आप अकबर दरबार में जाएंगे और उनसे क्या करेंगे, कुछ छूट प्राप्त करेंगे। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। तो कौन निकलता है? हॉकिंस, अंग्रेजों की तरफ से आता है ये, राजदूत रहता है ये। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस आते हैं और ये पहुंचते हैं भारत में 1608 में। तो अकबर तब तक क्या है, अकबर की मृत्यु हो चुकी होती है और गद्दी किसके पास होती है? जहांगीर के पास। तो जहांगीर के पास जो गद्दी होती, तो जहांगीर मतलब राजा रहते हैं और जहांगीर से मिलने का जो अवसर मिलता है इनको, विलियम हॉकिंस को, उनको मौका मिलता है अजमेर में, कि अजमेर में जाके ये क्या करते हैं, जहांगीर से मिलते हैं। ठीक है, तो जहांगीर से ये मिलते हैं 1615 में, अजमेर में मिलते हैं। ठीक है, नहीं 1615 में नहीं मिलते हैं, ये कुल मिला के जहांगीर से मिलते हैं। ठीक है, ये थॉमस रो मिलते हैं 1615 में, सूरत पहुंचते, फिर उसके बाद अजमेर में जहांगीर से मिलते। तो विलियम हॉकिंस मिलते हैं उनसे, जहांगीर से। और जहांगीर क्या करते हैं, इनको इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करके आर्मीनिया की एक स्त्री से इनकी शादी करवा देते हैं। चलिए, ये सब हम अभी नहीं बताएंगे आपको, ये सब हम मध्यकालीन भारत जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आधुनिक भारत का इतिहास और यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू हो रहा है। ठीक, यह वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जो बीईओ, आरओ, लोअर पीसीएस, जो लेखपाल, इन सभी परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और ध्यान से बातों को सुनें। तो 1707 से हम बता रहे थे शुरुआत हुई है इसकी, मानी जाती है। तो इसमें क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु होती 1707 में। राजा बनते हैं बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का नाम है शाह आलम या फिर मुअज्जम नाम है। ठीक है, तो शाह आलम का जो, या बहादुर शाह प्रथम का टाइम पीरियड वो है 1712 तक चलता है। फिर उसके बाद बहुत लोग बनते हैं। तो शाह आलम जो बहादुर शाह प्रथम थे उनको शाह बेखबर भी कहा जाता था, ये भी ध्यान रखना। ठीक, चलिए बहरहाल अब शुरू करते हैं। पहले हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन।
ठीक है। तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ेंगे हम। क्यों? 1498 में वास्को डी गामा यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक थे, मतलब इनको लेकर जो यहाँ पहुँचे वो अब्दुल मजीद नाम था इनका। ठीक है, अब्दुल मजीद की सहायता से वास्को डी गामा 1498 में पश्चिमी तट पर केरल के मतलब कालीकट पे पहुँचाए। ठीक, जब ये कालीकट पहुँचता, कौन? वास्को डी गामा। अब्दुल मजीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से वास्को डी गामा पश्चिमी तट पे कालीकट में पहुँचता है और यहाँ पे इसका स्वागत करता है कौन? जमोरिन नाम के एक शासक रहते हैं यहाँ पे, जमोरिन वंश के हैं, ये शासन कर रहे हैं, तो ये इनका स्वागत करते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा आए यहाँ पे, फिर वो जब वापस गए हैं तो अपने साथ कुछ सामान लेके गए थे, काली मिर्च जैसी चीज़ें। तो वहाँ पे जब वो पहुँचे उसको बेचे हैं, तो वो जितना इनका खर्चा आया था पूरा रास्ते में आने जाने का खर्चा जितना था उससे 60 गुना ज़्यादा इन्होंने मुनाफा कमाया वो काली मिर्च को बेचकर। ठीक है, तो इससे जब इतना मुनाफा हो रहा है तो सबको लगा कि जब इतना मुनाफा हो सकता है तो हम भी वहाँ चलते हैं। फिर आगे क्या है, तो अब क्या है, अब इस समय बहुत सारे अब आएंगे भाई, एक तो आएंगे नहीं अब, क्योंकि आपको कहानी अब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएं तो वो बहुत बड़ी कहानी है। बहरहाल व्यापार के सारे मार्ग बंद थे, एक ही मार्ग था, समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग से ही आना था सबको। तो अब यहाँ पे क्या है, पुर्तगाल का वास्को डी गामा गया। अब यहाँ पे पहला वायसराय और गवर्नर पुर्तगाली पहला पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर तथा गवर्नर जो भी रहा उसका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, अब फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो थे 1505 में आते हैं यहाँ पे। ठीक, कब आते हैं? 1505 में यहाँ आते हैं, मतलब वायसराय और गवर्नर बनते हैं भारत में। ठीक है, एक ब्लू वाटर पॉलिसी रही है पुर्तगालियों की, और ये जो पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी रही है वो अल्मीडा की ही रही है। ये प्रश्न आ चुका है पहले, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, तो अल्मीडा की रही। ठीक है, फिर 1509 में ये फिर वापस जाते हैं, गवर्नर बने रहते, फिर वापस चले जाते हैं। उसके बाद एक गवर्नर बनते हैं अल्फांसो द अल्बुकर्क जो थे वो सही में पुर्तगाली साम्राज्य स्थापित करने वाले थे। पुर्तगाली संस्थापक यही माने जाते हैं, अल्फांसो द अल्बुकर्क ही। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 1509 में आते हैं। 1510 में क्या किया इन्होंने, बीजापुर शासक जो थे आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। अभी हम पढ़ेंगे तो गोवा पहला ऐसा क्षेत्र रहा और अंतिम भी ऐसा क्षेत्र रहा जहाँ पे किसी दूसरे का कब्जा रहा है। ठीक, दूसरी चीज़ है पुर्तगाली ही ऐसी सत्ता रही है, पुर्तगाली ही ऐसी यूरोपीय ताकत रही है जो सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में जाते हैं, वो भी कब? 1961 में। ठीक है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क जो थे पहले ऐसे पुर्तगाली हुए जिन्होंने अपनी वास्तविक सत्ता के संस्थापक रहे हैं माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बीजापुर शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। ठीक है, ये देखिए इसमें दिया गया है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, अब ये क्या है कि 1511 में अल्बुकर्क ने 1511 और 15 में क्या किया, मलक्का और हरमुज पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, 1511 और 1515 में क्या किया इन्होंने, मलक्का और हरमुज पर भी अल्बुकर्क ने अधिकार कर लिया। फिर आते हैं नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा कौन? नीनो डी कुन्हा जो है 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर रहता है। नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 तक गवर्नर रहा है और भारत में पहला दुर्ग मतलब
कोई किला नहीं, व्यापारिक कंपनी के रूप में पहला दुर्ग बनवाया। प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कह सकते हैं इसको, 1503 में। और किसने बनवाया? अल्बुकर्क ने बनवाया है, वो भी कोचीन में। तो भारत में पहला दुर्ग जो प्रथम यूरोपीय दुर्ग बना वो 1503 में अल्बुकर्क के द्वारा कोचीन में बनवाया गया था। और तब यह वायसराय नहीं था। ध्यान ये भी रखना है कि पहली यूरोपीय कंपनी जब स्थापित हुई है भारत में, तो उस समय वायसराय कौन था? तो आपको बता दें कि उस समय वायसराय कौन रहा होगा? फ्रांसिस्को दे अल्मीड़ा भी नहीं थे उस समय, ठीक है। तो उस समय ये सब नहीं थे कोई भी, बहरहाल, ठीक है। ये तो सिर्फ आए थे व्यापार करने के लिए, और उस समय अपना एक फैक्ट्री वैक्ट्री बना के अपना रहने लग गए थे कैसे भी करके, ठीक है। ये थी पहली फैक्ट्री। अंजीदीव और कन्नानौर जो दुर्गों का निर्माण किया गया, अंजीदीव कन्नानौर दुर्गों का निर्माण जो होता है 1505 में होता है। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा के द्वारा। ये दूसरी फैक्ट्री बनती है, ठीक। पहली फैक्ट्री बनती है अल्बुकर्क के द्वारा, बनाई जाती है 1503 में, और दूसरी फैक्ट्री बनती है 1505 में। पहले कोचीन में स्थापित हुई, दूसरी स्थापित होती है अंजीदीव और कन्नानौर में, ठीक है, 1505 में। किसके द्वारा? फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अगला है, सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले भी यही रहे हैं। कौन? पुर्तगाली। सबसे पहले अगर देखा जाए भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन रहे? पुर्तगाली ही रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज़ है कि सबसे पहले सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र भी स्थापित किए ये लोग। अब स्टेटमेंट के रूप में भी आ सकता है, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत से व्यापार संबंध स्थापित किया, सही है। और दूसरा ये भी है कि सबसे पहले उन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, ठीक है। चलिए, बंगाल का शासक था गियासुद्दीन महमूद शाह। बंगाल का शासक है गियासुद्दीन महमूद शाह। क्या हुआ कि इससे गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की, ठीक है ना। तो बंगाल के शासक थे गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। किसने? पुर्तगालियों ने, ठीक। आगे फिर 1632 का समय है। 1632 में शासक रहे हैं शाहजहां, और शाहजहां ने क्या किया कि हुगली की बस्तियों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, ठीक है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ आई कि 1632 में शाहजहां ने क्या किया, हुगली की बस्तियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। उसमें कुछ रीजन्स रहे हैं, ठीक है। रीजन्स क्या रहे हैं कि अंग्रेज़ लोग क्या करते थे, मक्का मदीना के जो रास्ते थे उस पर जो भी जा रहे हैं हज की यात्रा पे, तो उनसे वो लोग कर वसूलने लग गए थे, बहुत ज़्यादा अति कर दिए थे। तो औरंगजेब को क्या करना पड़ा कि ये शाहजहां को क्या करना पड़ा कि उनको अपनी सेना भेजनी पड़ी। और सेना उन्होंने जब भेजी तो उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से इनको उजाड़ के हटाया। उसके बाद फिर जो उस समय इनके सैनिक थे, जो इनके सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो उनके यहाँ माफ़ी भी मांगा। फिर उसके बाद उसको फिर से इन्होंने काम करने का अवसर प्रदान किया, ठीक है। इस तरीके से है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ये शाहजहां औरंगजेब जब पढ़ेंगे तब, ठीक है। अभी हमें सिर्फ इतना थोड़ा बहुत जानना है। देखिए, और सबसे अंत में भारत से जाने वाले भी रहे हैं यही, कौन? पुर्तगाली। 1961 में गोवा का जो पुर्तगाली गवर्नर रहा है, गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जो रहा है, गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो द सिल्वा, मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, जो कि 1958 से 61 तक था। ये भी ध्यान रखना है। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई है उस समय भारत को जब स्वतंत्रता मिली, तो गोवा का गवर्नर, पुर्तगाली गवर्नर जनरल जोसे फेरेरा बोस्सा था, ठीक है। कई बार प्रश्न आता है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के दौरान कौन गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल था, और सबसे अंतिम पुर्तगाली गवर्नर जनरल कौन था गोवा का। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखनी है। यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम कभी कभी पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना कि उसमें पुर्तगाली सबसे पहले, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन,
फिर फ्रांसीसी आए और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए। ठीक है। अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के रूप में सबसे पहले सूतानाती में कलकत्ता जो है 1690 में जॉब चारनॉक ने स्थापित किया था। जॉब चारनॉक ने सूतानाती और कोलकाता में 1690 में क्या किया, व्यापार केंद्र स्थापित किया, किसका, अंग्रेजों का। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या है कि भारत साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी जो है किसने लगाई थी, डचों ने। डचों ने डच पहले व्यक्ति ऐसे रहे जिन्होंने भारत के साथ व्यापार के लिए सब संयुक्त पूंजी कंपनी लगाई थी। मतलब दोनों के प्रयास का नतीजा रहा कि जो कंपनी की स्थापित हुई डचों की थी, डचों ने भी सहयोग दिया और भारत के जो राजा थे उन्होंने भी उसको उसमें सहयोग दिया था। ठीक है। ये चीज़, डचों का जो पूर्वी केंद्र था वो था बटेविया। बटेविया कहाँ है, जकार्ता। आज के समय में जकार्ता जो है वो पुराना नाम उसका बटेविया हुआ करता था। तो डचों का पूर्वी केंद्र था ये। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित किया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और 1663 में आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो प्रश्न ये भी आता है, आता नहीं है, आ चुका है प्रश्न पहले, कोच्चि के बारे में बात हुई थी उस समय। ठीक है। उसमें 3 ऑप्शंस दिए गए थे कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके कोच्चि पर अधिकार किया, फिर अंग्रेजों ने डचों से उसको छीना। इस तरीके से स्टेटमेंट बना था। तो उसमें वो तीनों ही स्टेटमेंट सही थे। अगर किसी को ध्यान रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे दिया भी गया है। डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों को पराजित किया 1663 में और कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था डचों ने। ठीक। दूसरी चीज़, उसी चीज़ को 1814 में फिर ब्रिटिशों ने क्या किया, कोच्चि को अपने में शामिल कर लिया। ठीक है। तो ब्रिटिशों ने क्या किया, अपने उपनिवेश में शामिल किया कोच्चि को 1814 में। ठीक। इसके अलावा फिर 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात आ रही है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स के नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। नाम क्या है देखिए, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना हुई, जो कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है। ठीक है। चलिए, दिसंबर 1600 में क्या हुआ, महारानी एलिजाबेथ ने, हमने अभी बताया था कि कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। और इस समय भारत में जो शासक था वो था अकबर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लीवेंट कंपनी है। लीवेंट कंपनी कौन है, तो लीवेंट कंपनी 1593 में स्थल मार्ग से इसको भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। पहला अंग्रेज अधिकारी था स्टीफन हॉकिंस, विलियम हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, जो भी नाम हो, आप स्टीफन हॉकिंस भी उनको बोल सकते हैं, विलियम स्टीफन हॉकिंस। ठीक है। तो ये 1608 में जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं, जबकि वह अकबर के दरबार में भेजा गया था। जहांगीर से ये अजमेर में मुलाकात करता, हमने बताया था। और जहांगीर ने क्या किया, इसको खाली हाथ भेज दिया था, इसको कुछ नहीं दिया था इसने, जहांगीर ने इसे खाली हाथ इन्होंने भेज दिया था। ठीक है। तो पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो बनाई गई, स्टेटमेंट के रूप में आता है ये कि पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की स्थापना 1611 में मछलीपट्टनम में हुई। ठीक है। परंतु पहली स्थायी फैक्ट्री की अगर बात की जाएगी तो 1615 में सूरत में स्थापित होती है। तो ये लोग, अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में ही स्थापित करने का प्रयास किया था कि वहीं पर हम पहली फैक्ट्री अपनी लगाएंगे। लेकिन अरब के व्यापारी लोग थे, उन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। और जब विरोध किया तो उस समय उनके विरोध को नज़रअंदाज नहीं किया गया, उनके विरोध को समझा गया और उसके बाद अंग्रेज़ों को दूसरी जगह फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी गई थी। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहली फैक्ट्री की बात आएगी तो मछलीपट्टनम में खुली है 1611 में।
अगर स्थायी फैक्ट्री की बात आएगी तो 1615 में सूरत में स्थापित की गई थी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। अब सूरत में डच भी आएंगे, तो डच जो है 1616 में, फ्रांसीसी आएंगे तो 1668 में। अपनी अपनी फैक्ट्री इन लोगों ने भी स्थापित की थी। तो अंग्रेज भी किए 1615 में, डच किए 1616 में, 1668 में फ्रांसीसियों ने भी अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। ठीक। एक है थॉमस वेस्ट। थॉमस वेस्ट है अंग्रेज अधिकारी। ये क्या है, पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हरा दिया था। इसी टाइम पर युद्ध हुआ था अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में। तो अंग्रेज अधिकारी जो था वो था थॉमस वेस्ट, और पुर्तगालियों का जो अधिकारी था वो था, पुर्तगालियों का अधिकारी को क्या किया इन्होंने, स्वाली के मैदान में हरा दिया था। ठीक है। इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय को 1661 में पुर्तगालियों ने बम्बई को, अच्छा अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पुर्तगालियों ने बम्बई पर भी कब्जा किया था। आपको पता है बम्बई पर पुर्तगालियों ने भी कब्जा किया था, लेकिन इसको अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों से क्या किया, संबंध बनाने शुरू कर दिए। तो संबंध कैसे बनाए, इन्होंने अपनी राजकुमारी जो इनके यहाँ थी उनकी शादी इन्होंने क्या कर दी, चार्ल्स द्वितीय के साथ कर दी, और इनको दहेज में, चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या, मुंबई को दे दिया था। ठीक है। देखिए पुर्तगालियों ने 1661 में राजकुमारी कैथरीन से विवाह के उपरांत बम्बई को उपहार में दे दिया चार्ल्स द्वितीय को 1661 में, जिसे 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है। वो भी कितने में सौंपा था, 10 पाउंड लेकर, 10 पाउंड ले लिया, और उसके बाद अंग्रेज़ों को क्या कहा, भाई आप बम्बई को अपने पास रखिए। ठीक है। इस हिसाब से तो बम्बई पहले तो पुर्तगालियों के पास रही, फिर पुर्तगालियों से चार्ल्स द्वितीय के पास गई, चार्ल्स द्वितीय के पास फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे यही है, कंपनी को 10 पाउंड दे दिए। ठीक है। अब अंग्रेज गवर्नर हैं जॉन चाइल्ड, नाम है इनका। तो जॉन चाइल्ड ने क्या किया था, 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाए जाने के प्रयास के कारण औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। ठीक है। अच्छा, शाहजहां ने जो फैक्ट्रियों को हटाया था वो दूसरी चीज़ थी। ये दूसरी घटना है जो औरंगजेब के द्वारा की गई थी, कि जब जॉन चाइल्ड ने 1688 में हज यात्रियों को बंदी बनाए जाने का प्रयास किया था, तो उस समय औरंगजेब ने क्या किया, भारत से इनको निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 1688 में ऐसा हुआ, जॉन चाइल्ड था उस समय अंग्रेज गवर्नर, और औरंगजेब ने इसको क्या किया, निष्कासित करने का आदेश दिया। क्यों दिया, क्योंकि वो हज यात्रियों को बंदी बनाए जाने का प्रयास कर रहा था। ठीक है। कर्नाटक युद्ध होते हैं, अब इसमें कुछ युद्ध भी होते हैं, तो इनके बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। अभी थोड़ा बहुत जानना है, आज का पहला वीडियो है आधुनिक भारत का। तो पहला कर्नाटक युद्ध होता 1746 से 48 के बीच में। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 48 के बीच में होता है, अंग्रेज और फ्रांस के में। ठीक है। क्यों होता है, ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर लड़ा जा रहा है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ, जो कि 1746 से 48 के बीच में हुआ है, और किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ। ठीक। जिसका तात्कालिक कारण था, अंग्रेज कैप्टन था बर्नेट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट ने क्या किया था कि फ्रांसीसी जहाज पर अधिकार कर लिया था, और इसमें कर्नाटक का जो नवाब था वो था अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में फ्रांस के खिलाफ सेना भेज दी। तो अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब हुआ करता था। इसने क्या किया कि महफूज खां के नेतृत्व में फ्रांस के खिलाफ सेना भेजी, और पैराडाइज ने क्या किया, नवाब की सेना को पराजित कर दिया। कहाँ पे, अडयार में। पैराडाइज कौन है, पुर्तगाली है ये।
ये फ्रांसीसी है, क्योंकि फ्रांसीसियों के खिलाफ भेजा था अनवरुद्दीन ने, किसको, महफूज खां को। तो महफूज खां को हराने का काम किसने किया है, पैराडाइज ने। तो पैराडाइज ने नवाब की सेना को अडयार में क्या किया, इनको पराजित कर दिया। और उसके बाद एक्सला शापेल की संधि होती है। कई बार प्रश्न ये भी आता है कि पहला कर्नाटक युद्ध क्यों हुआ है, तो वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के विस्तार का भी एक विस्तार है। दूसरा चीज़ ये भी होता है कि उस समय अंग्रेजों का कैप्टन कौन था, ठीक है। तात्कालिक कारण क्या था, ये भी आपको पता हो गया। दूसरी चीज़ ये भी पता हो गई कि उस समय कर्नाटक का नवाब जो अनवरुद्दीन था, इसको अडयार नामक स्थान पर किसने पराजित किया, तो हमने बताया कि पैराडाइज ने किया था, ठीक है। अब एक्सला शापेल की संधि होती है 1748 में, जो कर्नाटक का पहला युद्ध समाप्त होता है इससे। फिर ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकारी युद्ध है वो भी समाप्त होता है। और इसमें क्या होता है कि मद्रास जो है अंग्रेजों को फिर से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब मद्रास जो है अंग्रेजों को फिर से मिल जाता है, ठीक है। अब पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्च पर नियुक्त करने का श्रेय डुप्ले को जाता है। सहायक संधि याद होगी आपको। तो सहायक संधि के तौर पे भारत में अगर बात की जाए कि सबसे पहले सहायक संधि शुरू किसने की थी, तो डुप्ले ने शुरू की थी, ठीक है। तो डुप्ले ने शुरू की और इसको सबसे पहले अपनाया था, इसको सबसे पहले स्वीकार किया था अवध के नवाब ने। तो डुप्ले के द्वारा जो सहायक संधि चालू की गई उसको सबसे पहले स्वीकार किया था अवध के नवाब ने, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना है। तो भारतीय सहायक संधि क्या थी कि भारतीय राज दरबारों में भारतीय खर्च पर ही नियुक्त किया जाता था यूरोपीय सेना को, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए आगे भी है कुछ। आगे है कि कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल के नाम से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लुई 14वां का मंत्री रहा कोलबर्ट ने 1664 में की थी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, ठीक है। इसकी स्थापना होती है लुई 14वां का टाइम पीरियड है और इसका एक मंत्री है कोलबर्ट। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस है, ये लुई 14वां के मंत्री रहे हैं। क्या नाम है, कोलबर्ट ने 1664 में की थी, ठीक। अब फ्रांसिस कैरो ने क्या किया था कि 1668 में सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना भी स्थापित किया, मतलब फ्रांस का पहला कारखाना स्थापित होता है सूरत में 1668 में। और दूसरी चीज़ है कि 1616 में डचों ने भी स्थापित किया था, हमने अभी पीछे बताया है। और 1615 में अंग्रेज़ों ने भी सूरत में ही अपनी कंपनी स्थापित की थी। पहली स्थायी फैक्ट्री मानी जाती है अंग्रेज़ों की सूरत में, जो 1615 में स्थापित की गई थी, ठीक है। 1669 में 1669 में क्या हुआ कि गोलकुंडा से अधिकार पत्र प्राप्त करके फ्रांसीसियों ने क्या किया, मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कर दी। तो ध्यान ये भी रखना कि पहली लगाई इन्होंने सूरत में, तो दूसरी कहाँ लगाई, मसूलीपट्टनम में 1668 में। वो भी किससे वो अधिकार लिया, गोलकुंडा से अधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है कि डचों की जो बंगाल में पहली कंपनी लगती है वो लगती है पीपली में। पीपली एक जगह है, ठीक है। तो पहली कंपनी जो डचों की लगती है बंगाल में वो है 1627 में लग रही है और जगह का नाम है पीपली। तो 1627 में पीपली में डचों की बंगाल में पहली कंपनी लगती है, परंतु सही ढंग से जो व्यापार स्टार्ट हो रहा है वो होता है 1653 से चिनसुरा में कंपनी स्थापित करने के बाद। 1627 में पीपली मतलब बंगाल में पीपली नामक स्थान पे डचों ने पहली फैक्ट्री तो अपनी स्थापित कर दी 1627 में ही। लेकिन जो सही तरीके से काम शुरू हुआ व्यापार का वो शुरू होता है जब चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री अपनी कंपनी स्थापित कर देते हैं ये लोग 1653 में तब, ठीक है। तो चिनसुरा के डच किलों को
गुस्तावुस फोर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुस्तावुस फोर्ट। ध्यान ये भी रखना है कि अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि गुस्तावुस फोर्ट क्या है, या गुस्तावुस फोर्ट के बारे में सही कथनों पर विचार करें, तो आपको पता होना चाहिए कि डचों के द्वारा 1653 में चिंसुरा में स्थापित फैक्ट्री या कंपनी का नाम है। दूसरी चीज क्या है कि चिंसुरा जो है, चिंसुरा की डच किले को गुस्तावुस फोर्ट कहते हैं। या फिर हो सकता है कि यहाँ डच की जगह लिख दिया जाए अंग्रेज, क्योंकि बंगाल पे उनका भी आधिपत्य रहा है, तो हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए अंग्रेज का नाम ले लिया जाए। अंग्रेजों का किला रहा है गुस्तावुस फोर्ट, कहाँ पे? चिंसुरा, बंगाल में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि चिंसुरा में सही ढंग से व्यापार करने के लिए स्थापित 1653 में डचों के द्वारा, चिंसुरा में सही ढंग से व्यापार करने के लिए 1653 में डचों के द्वारा स्थापित कंपनी का नाम है गुस्तावुस फोर्ट। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखना स्टेटमेंट पे अपने। ठीक है, यूरोपवासियों को सबसे ज़्यादा सोरा और अफीम की बात अगर करें तो बिहार से ही प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार जो है अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे क्या है कि कुछ कंपनियां हैं और उनके नाम हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो एक कंपनी का नाम है एस्तादो द बफन, तो एस्तादो द इंडिया नाम है। यह है पुर्तगाल की कंपनी। इसकी स्थापना हुई 1498 में। दूसरी है वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी। वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी नाम है, यह डच की कंपनी, 1602 में स्थापित हुई। तीसरी है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम डेन है तो डेनमार्क से संबंधित है, 1616 में स्थापित हुई। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस फ्रांस की कंपनी का नाम है, इसकी स्थापना 1664 में होती है। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।